हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लासेस। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को कैप्टन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैं फिज़िक्स का 2 क्लास करा चुका हूं। फिज़िक्स का 2 क्लास में मैंने बहुत ही सारे टॉपिक कवर कराए थे, जिसमें प्रकाश के बारे में बताया था। पहला प्रकाश एक तरंग है और एक प्रकार का कण भी है, जो हर एक वैज्ञानिक नहीं माना, लेकिन न्यूटन सर ने बोले थे कि जो प्रकाश एक प्रकार का कण है। इसके बाद आए प्रदीप्त अप्रदीप्त के बारे में पढ़े। प्रकाश की किरणों के समूह के प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, ये सब पढ़े। प्रकाश की किरण पुंज 2 प्रकार की होती है, ये भी पढ़े। और परावर्तन के नियम पढ़े, जो कि 2 होते हैं। इसका एक नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर होता है। एक होता है समतल दर्पण पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और लास्ट में पढ़े थे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं, तो इससे पहले बेटर होगा कि आप देख लीजिए, तब आप ये वाला देखिएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, और ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम तो यही बोलेंगे, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लेना है तो फिजिक्स की तैयारी अच्छी तरह से करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। दोस्तों, जब हम दर्पण, जिसको हम अपने भाषा में आईना बोलते हैं, उसके सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब खुद खड़ा हो जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ये तो बात आप लोगों के पता ही होगा। प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है, और उस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो विभिन्न, तो वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियम का पालन करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब एक किरण से नहीं बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए कितना किरण चाहिए? 2। कितना किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। आप लोगों के मैं ये बता दूं, प्रतिबिंब बनने के लिए एक किरण की से नहीं बन सकता है। प्रतिबिंब बनने के लिए हमको 2 किरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आते हैं प्रतिबिंब के डेफिनेशन पे। अब प्रतिबिंब किसको कहते हैं, यानी प्रतिबिंब इसे देखिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँ तो मैं बता दूं, डेफिनेशन पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि प्रतिबिंब के बारे में समझाओ। दोस्तों, नॉलेज लेना अलग बात है और नंबर उठाना अलग बात है। तो हम लोग का मोटिव ये होना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आए बोर्ड एग्जाम में। तो आते हैं प्रतिबिंब के डेफिनेशन पे। तो दोस्तों, प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत, मान लीजिए कोई बिंदु है, उससे आती हुई प्रकाश की किरणें, जब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लीजिए ये दर्पण है, तो इससे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझे? नहीं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकार की किरणें, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब का डेफिनेशन समझ गए होइएगा आप। अब आएंगे तो कोई ये तो पूछ सकता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, जिसको रियल इमेज बोलते हैं, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक, जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दोस्तों, रियल इमेज किसको कहते हैं? जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वास्तविक इमेज किसको बोलते हैं? जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी या काल्पनिक इमेज उसे बोलते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब आते हैं फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब में। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
प्रतिबिंब से ही इसका डिफिनेशन आता है। जैसे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है ना, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। अब आते हैं सेकेंड, जिसका नाम है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ने के बाद अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे डिफिनेशन से प्रूफ होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। दोस्तों आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर यही है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता है पर्दे पर प्राप्त। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के उल्टा अपोजिट है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो ये गोल गोल बात आप लोगों के बढ़िया से समझना होगा, और थोड़ा पढ़ने पर अच्छी तरह से ध्यान लगाइए, तो जाइएगा बोरा में पढ़ने पर अच्छी तरह से ध्यान लगाइए आप लोग। ये सब एकदम ईजी है। थोड़ा एक बार का बदला 2 बार 3 बार पढ़िए। ये सब आप लोगों के माइंड में हमेशा चलता रहना चाहिए। ये सब टॉपिक ऐसा है कि ये सब हमेशा माइंड में चलता रहना चाहिए किसी भी हाल में, समझे? ठीक है। अब आते हैं समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है अभी डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक समतल दर्पण, एम डैश क्या है? एक समतल दर्पण है। एम डैश क्या है? एक समतल दर्पण है। दोस्तों अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। एम डैश क्या है? एक समतल दर्पण है। किसी बिंदु स्रोत ओ के ले लिए, किसी बिंदु स्रोत को हम ओ ले लिए। जैसे कि बगल में चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ और शो भी करता होगा, ओरिजिनल चित्र भी शो करता होगा। यहाँ पर तो मैं हाथ से बना रहा हूँ, उससे अच्छा ओरिजिनल चित्र शो करता होगा। देखिए एक बिंदु स्रोत ओ मैंने ले लिया, ठीक है। ओ बिंदु स्रोत से तो बहुत प्रकाश की किरणें सब तरफ जाएगा, लेकिन हम 2 ही किरण को हम लेंगे। एक लेंगे लंबवत, एक अभिलंब की ओर ले लेंगे। तो अभिलंब की ओर लेंगे, एक हम ले लिए अभिलंब की ओर। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का अभिलंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी प्योर किसी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब, परपेंडिकुलर, जे उसको बोलिए। तो एक हम अभिलंब की ओर एक किरण ले लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने
इससे पिछले वाला क्लास में बताया था, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लंबवत एक किरण ले लिया, तो यहाँ पर परावर्तन के बाद उसी पथ पर तो ये लौट जाएगा, क्योंकि मैं पिछले कक्षा में बता चुका हूँ। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तन के बाद फिर उसी पथ पर लौट जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट अति पे। देखिए मैंने क्या बोला, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की स्रोत ले लिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरण निकलेगी, अनंत निकलेगी, लेकिन हम किसी दो को ही लेंगे। एक तो ले लिया अभिलंब की ओर, तो अभिलंब में हमको पता था समतल दर्पण पर यदि लंबवत कोई प्रकाश की किरण पड़ता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है। और एक तिरछा प्रकाश की किरण ले लिया ओ ए, क्या ले लिया मैंने, तिरछा प्रकाश की किरण। तो आपको पता ही होगा ओ ए प्रकाश की किरण तिरछा ले लिया तो ये परावर्तन के बाद ए बी की ओर लौट जाता है। तो ये आपको पता हो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में इक्वल होता है। तो ये, और आपको ये भी पता होगा अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इस समय तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको बारे में पढ़े थे। दोस्तों जब भी मैंने प्रकाश स्रोत O से एक तिरछी किरण लिया OA, तो वो परावर्तन के बाद AB में चला जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी आंख को लगता है कि वो परावर्तन के बाद OA है ना, ये शो कर रहा है बिंदु I को, बिंदु I पर ये शो कर रहा है। जैसे समझे, नहीं समझे? जैसे OA प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद AB पर लौट जाता है। तो हमारे, आप वास्तविक में देखिएगा, ये तो मैं 2D पे बता रहा हूँ, 3D पे आप देखिएगा या आप हकीकत में लैब में महसूस कीजिएगा, तो यहाँ पे OA प्रकाश की किरण है ना, तो हमारी आँख को लगेगा कि ये OI पे जाकर एक बिंदु स्रोत, ये वाला बिंदु स्रोत यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब इसको बनाता है। मतलब बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब क्या है, बिंदु I है। तो क्यों है, क्योंकि OA प्रकाश के आपतित किरण है, वो भी तिरछी है, परावर्तन के बाद AB पे चली जाती है। तो AB से आती हुई ये किरण सीधी रेखा में, और इसका किरण हमको लगता है कि, हमारे आँख को लगता है कि ये आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पे मिलता है। और आपको मैं ये भी बता दूं, और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होता है। जैसे इसको मान लीजिए कोई बिंदु C रख देते हैं, तो ये OC बराबर होता है किसका, CI का। तो इसमें हम प्लेन मिरर में हम कहते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। जैसे हम बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे दोस्तों मैं एक बार और इसका डिटेल्स बता रहा हूँ। एक बिंदु स्रोत O ले लिए, जिसमें मात्र दो ही हम किरण लेंगे, एक परपेंडिकुलर यानी अभिलंब की ओर ले लिए, तो आप आपस में ये उसी पथ पर लौट जाता है, क्योंकि ये समतल दर्पण की खासियत है, लंबवत जो किरण प्रकाश का पड़ता है उसी पथ पर लौट जाता है। एक तिरछा किरण AB OA ले लिए, ये परावर्तन के बाद AB की दिशा में चले गया, तो AB की दिशा से आती हुई प्रकाश की किरणें हमको महसूस होता है, आँख को लगता है, आँख को प्रतीत होता है कि बिंदु I पे इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसी के लिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होता है। तो मैं बताया OC बराबर CI, तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है दोस्तों, अब हम स्पष्ट कह चुके हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है।
समतल दर्पण में, अर्थात वस्तु समतल दर्पण के जितने आगे होगा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। समझे बात को? नहीं समझे? यानी वस्तु, मान लीजिए दर्पण है, जितना आगे होगा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। यानी दोनों डिस्टेंस समान होता है। एक ही बात समझिए, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अब आगे आता है। आइए दोस्तों, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब आप आईना यानी मिरर को सामने जाइएगा ना, तो आप अपने उसमें इमेज बनेगा, तो देखिएगा आप और उसका इमेज जो मिरर में बनता है यानी आईना में बनता है, उसका सेम रहेगा। आपका, आप हकीकत में हो और आईना में दिखते हो, दोनों सेम रहेगा। लेकिन गौर से जब आप बारीकी से कोई चीज़ को देखिएगा, हर एक चीज़ को, तो उसमें डिफरेंस पता चलता है। तो डिफरेंस क्या पता चलता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप आईना के सामने खड़ा होइएगा, तो दाहिना हाथ को हिलाइएगा ना, तो दर्पण में पता चलेगा बायां हाथ हिल रहा है। और जब आप रियल में बायां हाथ को हिलाइएगा, तो आपको दर्पण में लगेगा कि जी हम दाहिना हाथ को हिला रहे हैं। जब आप खाना खाइएगा दाहिना हाथ से ना, तो लगेगा कि जी हम बायां हाथ से खा रहे हैं। मतलब हर एक एंगल से सेम रहेगा, हर एक चीज़ समान रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन ये आता है। जब आप दाहिना हाथ से खाइएगा ना, तो आप आईना में देखिएगा यानी मिरर में देखिएगा, तो आपको लगेगा बायां हाथ से हम खा रहे हैं। ठीक है। अगर आप दाहिना कान को छूते हैं, तो मिरर में लगेगा बायां कान को छू रहे हैं। अगर आप बायां कान को छू रहे हैं, तो मिरर में लगेगा क्या? दाहिना कान को छू रहे हैं। सेम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। दूसरे शब्दों में, किताबी भाषा में बोले तो वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग पता चलता है मिरर में देखने से। वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग लगता है देखने से। सो पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं? तो सेम जैसे यहाँ पे एक कार्ड है, इसमें R लिखा है। ठीक है। इसको जस्ट अगर हम आईना यानी दर्पण में रखते हैं, यानी दर्पण के सामने रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऐसा। ऐसे आपको बगल में चित्र दिखता होगा। तो देखिए ये R है, इसका प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन ऐसे बनता है। तो पार्श्व परिवर्तन के बारे में आप लोग जान गए। अब आते हैं समतल दर्पण पर बनी इमेज की विशेषता, यानी समतल दर्पण पर बनी प्रतिबिंब की विशेषता। दोस्तों, अब समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तभी वो व्यक्ति खास होता है, वह चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर हमारे जीवन में कोई आदमी अच्छे रहता है, अच्छा लगता है, तो उसकी विशेषता को हम लोग वर्णन करते हैं। इसी प्रकार समतल दर्पण के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है समतल दर्पण के बारे में, इसलिए हम लोग अब इसके विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आते हैं समतल दर्पण पे। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब की खासियत, यानी समतल दर्पण पर बनता है ना जो प्रतिबिंब, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जैसे समतल दर्पण के पीछे कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा ही देर पहले बताया था। ये मान लीजिए समतल दर्पण है, तो ये बिंदु वो ले लिए, ये एना करके एना हुआ था, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता था ना, यहाँ पर आई बना था। तो वही समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। फर्स्ट तो आप समझ गए, समतल दर्पण पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है? दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। तो मैंने पिछले ही अथी में बताया था कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर है, यानी ये जितना ई होगा ना, उतना ही ये होगा। ठीक है, समझ गया बात को? ठीक है, 2 पॉइंट समझने के बाद अब आते हैं तीसरा पॉइंट। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। देखिए, इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। चौथा में आते हैं प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप मतलब समझे पार्श्विक रूप ये होता है, जब हम किसी आईना के सामने दाहिना हाथ हिलाते तो उसमें बायां हाथ हिलता है, जब हम बायां हाथ हिलाते तो दाहिना हाथ हिलता है। इसी को पार्श्विक रूप कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। तो आप लोग पढ़ें थोड़ा देर पहले, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? तभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ें, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं
छठा और लास्ट में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे होता है। प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना समतल दर्पण के सामने वस्तु होता है। तो इस प्रकार हम लोग समतल दर्पण की विशेषताएं के बारे में पढ़ गए। उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका आकार कैसा होता है, रियल होता है कि इमेजिनरी होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय दर्पण। दोस्तों अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। गोलीय दर्पण के बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसलिए इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हर एक बात को समझ के पढ़ेंगे। तो आते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्फेरिकल मिरर। अब दोस्तों आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को बहुत ही ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में, इसलिए हम गोलीय दर्पण के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक यानी गोलीय दर्पण के अंतर्गत जितना चीज़ आता होगा उसको बहुत ही अच्छी यानी बारीकी से पढ़ेंगे, कोई पॉइंट मिस ना हो, इस प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहेगा गोलीय दर्पण किससे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की एक भाग होते हैं। कहने का मतलब समझे? नहीं, यह एक खोखले गोले होता है इसका परावर्तक सतह एक भाग का होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक भाग होता है। ऐसे दोस्तों हम आगे समझाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को हम दो भागों में बांटते हैं। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटते हैं? दो। तो एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ये एक खोखले गोले का भाग होता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ। अवतल दर्पण ये खोखले गोले यानी ऐसे होगा खोखले गोले, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो अवतल दर्पण यदि किसी खोखले गोले के किसी खोखले गोले के टुकड़े को बाहरी सतह से चांदी का रजतित करने पर, किसी खोखले गोले के टुकड़े को बाहरी सतह से रजतित करने पर, बाहरी सतह से रजतित करने पर, ठीक है, जो दर्पण बनता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उसे क्या कहते हैं? अवतल। किसी खोखले गोले के अगर बाहरी सतह से रजतित करते हैं तो वो दर्पण बनता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यदि किसी खोखले गोले के भाग को भीतरी सतह से रजतित करते हैं, यदि किसी खोखले गोले के भाग को भीतरी सतह को रजतित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, यदि किसी खोखले गोले के भाग को भीतरी सतह से रजतित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। दोस्तों मैं इस बातों को एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ। तो मैं खोखले गोले के बाद चर्चा कर रहा था। तो आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक भाग होता है। जैसे अगर किसी गोलीय दर्पण के टुकड़ा को बाहरी सतह से रजतित करते हैं तो वो क्या बनता है? अवतल दर्पण। इसमें भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तक होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यदि किसी खोखले गोले को किसी भाग को अगर भीतरी सतह से रजतित करते हैं तो ये उत्तल दर्पण बनता है। अगर खोखले गोले के भाग को बाहरी सतह से रजतित करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है। अगर किसी खोखले गोले के भाग के टुकड़ा को भीतरी सतह से रजतित करते हैं तो क्या बनता है? उत्तल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर ये है, अवतल दर्पण में अंदर प्रकाश का परावर्तन अंदर से होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहर से होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ तक पढ़ाया हूँ, आप क्लास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बढ़िया से देख लीजिए, समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। हम अपनी तरफ
से बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ। और अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे तक रीच पहुंचाए इस चैनल को, जिससे अगर जिसके पास प्रॉब्लम हो वो ये वीडियो देखकर, मेरा वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको बोले, अब आज के ज़माना में कोई भी ऑफलाइन से टॉपर नहीं बनता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर टॉपर बनता है तो ऑनलाइन शिक्षा लेकर ही टॉपर बनता है। सो आप लोग के भी अगर टॉपर बनना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और ऑनलाइन पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, फ्री में पढ़िए। मैं अमरिंदर कुमार कैप्टन क्लासेस पे हमेशा ही वीडियो लाते रहूँगा, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, सोशल साइंस से रिलेटेड हो, हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या 10th लेवल का, हर एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करवाऊंगा और समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा है। आप लोग को मैं यही बोलूँगा, खाली आप वीडियो देखिए और अगर पॉसिबल हो तो आप इसका नोट बना लीजिए। अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो नोट बना लीजिए, अगर नहीं हो तो आप खाली वीडियो देखकर ही संतुष्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। कैप्टन क्लासेज में इसी संबंधित वीडियो आते रहेगा सीरियली वाइज। आप लोग के काम है देखना, और इतना देर देखने के लिए थैंक्स। मैं अमरिंदर कुमार कैप्टन क्लासेज की तरफ से थैंक्स आप लोगों को कहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।